हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी, जिसमें अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी देख रहे हैं। हमने क्लास 6 की पॉलिटी ऑलरेडी खत्म कर दी है। क्लास 7 में भी आज हम लोग चैप्टर 2 पे आ चुके हैं, यानी कि जो इकाई 2 है, आज हम लोग इसको देखेंगे। और इसका नाम क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि बताया गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट या सरकार की क्या भूमिका है, आज के चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का चैप्टर आप देख ही रहे हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, तो सरकार की भूमिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को देख करके आपको समझ आ सकता है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ वैसे स्टार्टिंग में मैंने पीडीएफ वैसे ही रख ली है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे फिर हमने क्वेश्चंस जो है वो शामिल किए हुए हैं, जैसा कि हमारा तरीका ही है चैप्टर को कंप्लीट कराने का कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में पूरे की पूरे जो चैप्टर है उसका जो निचोड़ है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। अब ये लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके वहाँ पे ज़रूर देखें। तो आप देखिए कि ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, वहाँ पे जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको ये उम्मीद रहती है कि सरकार जो है वो उनके वेलफेयर का काम करेगी, यानी कि उनके कल्याण के लिए काम करेगी। ठीक है, आगे देखें कि यह जो कल्याण है वो किस माध्यम से हो सकता है, कौन सा उसका रूप हो सकता है। ये बता रहे हैं कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो आप देखें कि भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है और यहाँ पे आपको इस तरह के जो काम है वो सरकार के द्वारा करते हुए मिल जाएंगे। जैसे आप देखें एजुकेशन, शिक्षा में, तो शिक्षा में आपने देखा है कि कैसे हमारे यहाँ जो सरकारी विद्यालय हैं वो चलते हैं। ठीक है, जहाँ एक तरफ जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो बहुत भारी मात्रा में है, वहीं सारे व्यक्ति जो हमारे भारत देश में रहने वाले हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी फीस को। इस वजह से जो हमारी सरकार है वो सरकारी विद्यालयों को भी बनवा के रखती है। क्यों? ताकि जो अदर लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों की फीस को अफोर्ड कर सके, वो भी एजुकेशन से ना वंचित रह जाएं, वो भी सरकारी विद्यालय में जा कर के पढ़ाई जरूर करें। ठीक है, सेम सिचुएशन आप स्वास्थ्य के साथ देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देखने को जगह जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल की जो चार्ज है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि लगभग हर जगहों पर या हर क्षेत्र में या कई क्षेत्रों का एक जो है सार्वजनिक आपको जो हॉस्पिटल है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और शहरों में तो एक ही शहर में कई सारे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। गाँवों में आपको थोड़ा देखने को मतलब मिलेगा कि गाँवों में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सुविधा कम है, तो कई सारे गाँव का एक जो है साझा हॉस्पिटल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे आप देखें रोजगार प्रदान करने, तो रोजगार प्रदान करने में भी गवर्नमेंट जो है भूमिका निभाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारा मनरेगा स्कीम है वो। ठीक है, तो आप देखें कि सरकार जो है वो रोजगार प्रदान करने का काम करेगी और सभी को रोजगार प्रदान करने का काम करेगी। उसके लिए फिर कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है। आप अगर काम करने के इच्छुक हैं तो गवर्नमेंट आपको काम देगी, आप मनरेगा में अपना नामांकन कराएं और अपना मतलब कि जॉब करते रहें। और भी तरह तरह के जॉब हैं जो गवर्नमेंट देती है, और सरकारी नौकरी तो आप सब जानते ही हैं, इवन इसी के लिए आप पढ़ भी रहे हैं मेरे साथ। आगे देखिए गृह निर्माण, तो जो कॉलोनी वगैरह आती है प्रधान जी के माध्यम से वो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप देखें कि जो मतलब कि घर बनाने की स्कीम है वो भी चल रही है। आगे देखिए सड़कों के विकास तथा बिजली आदि, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार उपलब्ध कराए, ऐसी उम्मीद रहती है पब्लिक को। ठीक है, आगे देखें कह रहे हैं कि
आज का जो चैप्टर है यानी कि इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षक को देखना है और फिर अपने जो मतलब कि सरकार को लेकर के आपके क्या विचार है वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो मतलब मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप देखें। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वास्थ्य की व्यापक अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्योंकि हम लोग चैप्टर में आज हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार हेल्थ क्या है, हम हेल्थ जो है उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ से हम पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि स्वास्थ्य की व्यापक अवधारणा का सबसे अच्छा जो वर्णन है वो कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों और चोटों से मुक्त होने के बारे में है। तो क्या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है और वो मतलब उसको कहीं चोट चपेट नहीं लगी है तो क्या आप समझ लेंगे कि उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती से संबंधित है। अब आप एक बात हमेशा नोटिस करके रखें कि जहां जहां केवल शब्द लगा रहेगा उसमें एक बार यानी कि उस स्टेटमेंट का एक बार रॉन्ग होने की संभावना प्रबल रहेगी। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। और चौथा है कि स्वास्थ्य केवल प्रदूषण मुक्त वातावरण और स्वच्छ पानी पर निर्भर करता है। तो आप देखिए इन तीनों ही स्टेटमेंट में केवल लगा है। अब सपोज दैट आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली मैं सीटेट के लिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का कर रहे होंगे तो उनका तो अलग ही मैटर है, उनको छोड़ दीजिए। सीटेट के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है और उसमें 3 स्टेटमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिसमें आपको केवल लिखा है और चौथा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें केवल शब्द का यूज नहीं किया गया है, कई सारे पहलुओं को कवर किया गया है, तो एक बार आप इस पे रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप जानिए, क्योंकि हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्वास्थ्य की जो व्यापक अवधारणा है उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई इशू समझ आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करके वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके पास वो कौन सी सुविधाएं हो जिससे आप मतलब जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेस हैं उनसे बच सकें। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। कह रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र, तो ये बात तो सही है, जब जो स्वास्थ्य केंद्र है वो रहेंगे तो अगर आपको सपोज दैट किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप फौरन वहां जा करके अपना इलाज करवा के उस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा करें अस्पताल, तो ये तो भाई बहुत जरूरी है। तीसरा करें प्रयोगशालाएं, तो ये भी जरूरी है क्योंकि जब प्रयोगशालाएं रहेंगी तभी तो जो दवाएं वगैरह हैं उनका प्रयोग किया जाता रहेगा, मतलब कि हमेशा वो रिन्यू होती रहेंगी। और नया अगर कोई रोग आ रहा है तो उसके लिए क्या डोज हो सकता है, कैसे इससे निजात पाया जा सकता है, ये सारे काम प्रयोगशाला में किए जाते हैं। जबकि जो चौथा देखिए कह रहे हैं मनोरंजन पार्क, तो जो मनोरंजन पार्क है उसका हेल्थ से यानी कि बीमारियों के बचाव से कोई डायरेक्ट संबंध तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो मतलब 4 है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि घा वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक, चलिए एक लेंथी सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि भारत देश के भीतर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस देखें। कह रहे हैं कि कथन 1 में भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब स्टेटमेंट्स मैंने लिए हुए हैं एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखे हुए हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जो हेल्थ की फैसिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है ये फिर आगे बताया गया है। दूसरा कह रहे हैं कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। तीसरा क्या कह रहे हैं? चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रगति के चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं। चौथा कह रहे हैं कि भारत अपनी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूर्णतः सक्षम है।
तो आप देखिए कि पूर्णतया सक्षम है। अब जाहिर सी बात है कि आप लोग कोरोना महामारी का जो मंजर है उसको देख के आए हैं। जब आप लोगों ने कोरोना महामारी का मंजर देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 है उसको देख के समझ सकते हैं कि ये सरासर गलत बात है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2, 3 जहां हो वही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की जो मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको 2 टाइप्स में हम लोग देखते हैं। एक तो सार्वजनिक यानी कि सरकारी टाइप का, और दूसरा प्राइवेट। ठीक है, तो वो आपसे जहाँ पूछ क्या रहे हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को मैंने बताया ना कि सरकारी सेवा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के द्वारा ही चलाई जाएगी। आपको बताना क्या है, रॉन्ग बताना है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों में है। तो ये तो सरासर गलत है ना, क्योंकि आप अगर गांव के क्षेत्र में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि भले ही आपके गांव में ना सही, लेकिन आपके गांव से दूसरे आसपास जो गांव है वहां कहीं ना कहीं आपको सार्वजनिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि गांव में भी और शहर में भी हर जगह पे आपको जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यही वाला रॉन्ग है, बाकी जो भी स्टेटमेंट है वो सही है। तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो एकदम सही बात है। चौथा कह रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों के फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 वाला है वही रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपसे बताया जा रहा है कि ये जो मतलब स्वास्थ्य हमने देखा, इसको सार्वजनिक एग्जैक्टली क्यों कहते हैं। तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। अब वो कारण आपको नीचे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है, जो हर चीज पे जीएसटी वाला टैक्स लगा हुआ है, उसी पैसे से जो सरकार है वो लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज मुहैया कराती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत ही कम कीमत पर देना है। ठीक है, यानी कि अच्छे से अच्छा हेल्थ फैसिलिटी आपको दिया जा सके, या तो मुफ्त में या मिनिमम जो प्राइस है उसमें। ठीक है, यानी कि कम से कम फीस लगे या फिर बिल्कुल भी ना लगे। आप देखिए कि जब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो 1 रुपए की पर्ची कट जाती है, और 1 रुपए की पर्ची से फिर जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से निकल जाती हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी चीज़ें भी 1 रुपए की पर्ची में हो जाता है। कुत्ते वाली सुई भी हिस्से में लग जाती है, यानी कि अगर सपोज दैट किसी को कैट ने बाइट कर लिया है, डॉग ने, मंकी ने, तो अगर आप लोग रेबीज़ का जो मतलब रेबीज़ का इन्फेक्शन ना हो उसके लिए टीका लगवाने जाते हैं तो आपको फ्री में लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है। ठीक, यानी कि सबके लिए है, और सरकार का ये प्रयास रहता है कि या तो निःशुल्क या तो बहुत ही कम प्राइस में आपको इस तरह की जो सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जाएं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इससे, और ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ताकि जो गरीब लोग हैं ना वो भी अपना इलाज करा सके, अर्थात गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज के अभाव में ना मरे, इस वजह से इस तरह की व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो व्यवस्था सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। आगे देखिए कि स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। ठीक है, तो सार्वजनिक जो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनका केवल यही एक काम नहीं है कि बीमारी हो जाए तो उसको दूर भगाओ, नहीं, पहले से ही आप बचाव करके रखें, बचाव अभियान वगैरह चला के रखें। मतलब जो ये 16 क्षेत्र हैं या जो ये केंद्र हैं, ये इनका काम है कि ये लोग इस तरह के अभियान चलाएं जिससे बीमारियां पहले से ही दूर रहें, लोग बीमारियों से बच जाएं। ठीक है, यानी कि दवा से अच्छा है कि क्योर करें। आगे देखें,
कह रहे हैं कि जो इसकी व्यवस्था है सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार अकेले नहीं कर सकती। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सरकार इस काम में सफल नहीं हो सकती। आगे देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिए हैं? कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दें। ठीक है, यानी कि पता चला सरकार ने एक अभियान चलाया है कि हम लोग मच्छरों को पनपने नहीं देंगे, और आप लोग अपने घर के भीतर जो कूलर है उसमें पानी भर के रख दिए हैं, उसी में मच्छर भरे पड़े हैं, या अपनी छतों पर पानी इकट्ठा हो गया, या ना मतलब कि अपने जो घर के आसपास कहीं आपने पानी इकट्ठा कर दिया, पहले से गंदगी मचा के रखी है, तो सरकार आपके घर घर के भीतर जा करके तो ये सारी चीजें नहीं देख सकती ना। तो इसके लिए ना सरकार जो है किसी भी अभियान में सफल तभी होगी जब लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लोग वैसा काम करेंगे जैसा सरकार चाह रही है। ठीक है, तब जाकर के सरकार किसी भी अभियान को सफल बना सकती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो नहीं, अभी हम देख लेते हैं कि हम लोग जो ये टैक्स देते हैं सरकार को, आखिरकार क्यों हमें सरकार को कर देना चाहिए, क्यों हम लोगों को टैक्स देना जरूरी है। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कर से प्राप्त धन का उपयोग, यानी कि सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं उसका उपयोग जो सरकार है वो कहाँ करती है, तो विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में करती है। ठीक है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनसे प्रत्येक नागरिक जो है वो लाभान्वित होता है। आगे कह रहे हैं कि अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि आप पुलिस की व्यवस्था अपने घर में थोड़ी न कर लेंगे, और आप अपने घर में हाई कोर्ट तो बना नहीं लेंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है ना वो सरकार के द्वारा करवाई जाती है, और सबको जो फीस वगैरह यानी कि सबकी जो पेमेंट है वो इसी कर के द्वारा जो पैसा वसूला जाता है सरकार के, मतलब सरकार जो है जो कर के माध्यम से पैसा वसूलती है उसी से होता है। आगे देखें, कह रहे हैं कि करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। ठीक है, तो आप देखें कि कुछ जो डेवलपमेंट वाले का मतलब काम होते हैं वो भी इसी टैक्स के पैसे से होते हैं। कह रहे हैं कि जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलता है। ठीक है, आगे देखें कि करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ सामूहिक आपदाओं, जैसे सपोज दैट कहीं पे बाढ़ आ गया, भूकंप आया, सुनामी आए और उससे भारी तबाही मची, तो जो सरकार राहत मुहैया कराती है वो कहाँ से कराती है, तो इसी टैक्स से जो पैसा मिला होता है वहीं से करवाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सरकार के पास अपने खुद थोड़ी ना कुछ है। अब आप सोचें कि मोदी जी खुद जो है अपना पर्सनली कुछ दान दक्षिणा करेंगे, अपने पर्सनल पैसे से जो है वो कोई बहुत बड़ी स्कीम लाएंगे, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो सरकार पैसा वसूलती है टैक्स के रूप में, इसी पैसे को फिर वो हर तरह से यूज करती है, चाहे फिर कोई राहत मतलब शिविर लगाना हो उसमें, या फिर किसानों का कर्जा माफ करना हो उसमें, या कोई और स्कीम लानी हो उसमें। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं कि अंतरिक्ष, परमाणु और जो प्रक्षेपास्त्र से संबंधित कार्यक्रम है उनको भी इन्हीं टैक्सेस के द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता है उन्हीं से चलाया जाता है। तो एक सीधी सी मोटी मोटी बात समझिए कि सरकार के द्वारा जो भी कामकाज किए जा रहे हैं वो सारे कामकाज जो टैक्स दिया जाता है नागरिक के द्वारा उसी फंड से किया जाता है। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं कि सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते, जैसे में इस एक एग्जाम्पल है स्वास्थ्य संबंधी सेवा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। एक जो है पॉइंट दिया हुआ है जो हमारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता है, उसके द्वारा क्या कहा जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि सभी जो आयुर्विज्ञान है उनका कोई मतलब कि जो भी आप देखेंगे कि मतलब जहाँ पर भी डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई नैतिक आचार संहिता होती है सॉरी। तो जो भारत देश का आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता है उसके द्वारा क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ बताया गया है सॉरी। तो वो क्या कहता है कि भैया जहाँ तक संभव हो सके
प्रत्येक चिकित्सक यानी प्रत्येक डॉक्टर को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार के लिए पर्ची में लिखने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनको ही अपनी पर्ची में लिखना चाहिए, जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनको नहीं लिखना चाहिए। और क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हर व्यक्ति के पास उतना पैसा हो कि वो उस तरह की मेडिसिन को अफोर्ड कर सके, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन लगभग हर कोई अफोर्ड कर ही ले जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जेनेरिक मेडिसिन लिखने के चक्कर में पता चला सामने वाले को बुखार है, आपने उसको मतलब कि वायरल बुखार है, आपने उसको मलेरिया का जो है दवा लिख के दे दिया। तो भैया जेनेरिक दवाओं का ही जो है आप पर्ची में नाम लिखें, लेकिन ऐसा लिखें जो सच में उसी रोग की दवा, ठीक है। यानी कि सर्दी जुकाम में आप उनको टीबी की जो दवाई है वो ना लिख के दे दें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो जो आचार संहिता है उसमें लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो सार्वजनिक जन औषधि केंद्र होता है उसका चित्र दिखाया गया है, तो आप देख लीजिए इसको, कितना प्यारा सा दिख रहा है। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। यानी कि कम दाम में उत्तम जो दवाई है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एज अ कंज्यूमर यू वांट, क्या जो है मतलब कि आप एक उपभोक्ता के रूप में क्या चाहते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन हाई प्राइस पे या फिर सेम जो है मतलब जो ब्रांड है, ब्रांड नहीं रहेगा, जेनेरिक मेडिसिन रहेगा और लो प्राइस रहेगा लेकिन काम वही करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताइए किस तरह की मेडिसिन आप लेना पसंद करेंगे। तो भाई मैं तो जेनेरिक मेडिसिन से लेना पसंद करती हूँ, भगवान करे वैसे लेना ही ना पड़े, लेकिन अगर सपोज दैट लेने की नौबत आती है तो जेनेरिक मेडिसिन से लेना ठीक रहता है। वैसे भी इतना जो है पेरेंट्स के पास नहीं है कि वो ब्रांडेड जो मेडिसिन हैं वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि तथ्य क्या है। तो आगे बता रहे हैं कि तथ्य यह है कि अब ये वाला जो तथ्य दिया है ना भैया, आप इसको एकदम अच्छे से रट्टा मार लें, ठीक है। क्यों रट्टा मार लें? क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कैसे पूछ लेंगे? जैसे यहाँ पे तथ्य दिया है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हो पाते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि जनसंख्या के 40% लोग ही बीमारी के दौरान जो मतलब कि नेसेसरी मेडिसिन है उसको ले पाते हैं। तो आप देखिए कि एनसीईआरटी में 20% दिया है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 40% वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप इस लाइन को अच्छे से देख लीजिए कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका ओनली 20% हिस्सा ही है जो बीमारी के दौरान जो सच में मतलब कि उसी काम की दवाई है उसको ले पाए। आगे देखें, कह रहे हैं कि वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब जाहिर सी बात है, बुरा तो लगता ही है, रात दिन की मेहनत करो और उसके बाद पैसा कहाँ जा रहा है भैया? सब पैसा दवाई में जा रहा है, तो तकलीफ तो होती ही है, ठीक है। आगे देखें, कह रहे हैं कि एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ अगर हो गया अचानक से तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं हो पाता कि वो अपना इलाज करवा सकें, उन्हें पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब किस तरह की सिचुएशन है भारत देश के भीतर ये आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि लोग अपने स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं, यानी कि सपोज दैट कोई जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, पैर हाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो अपना इलाज खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। अब चूंकि प्रॉब्लम आ गई है तो किसी ना किसी तरह से तो काम करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए या तो वो उधार लेते हैं या कोई चल अचल संपत्ति है उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो ये कितने % लोगों की बात हो रही है? 40% लोगों की बात हो रही है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपसे बता रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए तो और ही ज़्यादा चिंता का कारण है। क्या चिंता का कारण है? कि गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी जो है वो चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। अब आप गांव में देखेंगे कि जब सपोज दैट किसी बच्चे को फीवर वगैरह हो जाता है, उसको कहीं पेन होता है, तो जो पेरेंट्स हैं ना उनकी जो पहली जो है प्रायोरिटी होती है वो सोचते हैं कि बच्चे को शायद कोई ऊपरी समस्या हो गई है, मतलब जो लोग मानते हैं भूत वगैरह में, उन्हें ये लगता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई और पहले वो ओझा वगैरह के पास जाते हैं, ठीक है। मतलब और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज कर सकें।
आगे कह रहे हैं कि गरीब लोगों के परिवार में तो जो बीमारी है वो और ही चिंता या मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। ठीक है, अब आप देखें कि एक बार गए इलाज करवाने, लेकिन कम पैसे थे, इस वजह से बढ़िया इलाज नहीं हुआ, तो जो भी प्रॉब्लम थी वो 4 दिन बाद फिर से उभर आती है, फिर से वही प्रॉब्लम उनके सामने आ गई, तो फिर उनको जो है वहीं हॉस्पिटल में जाना है। तो बार बार ये जो समस्या है वो उनको होती रहती है। कह रहे हैं कि गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ठीक है, यानी कि खाने पीने की जो प्रॉब्लम है वो पहले ही फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, आज पता चला आज चावल है तो कल दाल नहीं, कल दाल है तो परसों सब्जी नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन तो पहले ही वो लोग झेलते रहते हैं। मतलब जो पोषण युक्त भोजन है वो उन्हें पहले ही नहीं मिल रहा है। देखो, पेट भरना और पोषण प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीजें। पेट तो आप अचार चावल खा करके भर सकते हैं, लेकिन उससे आपको पोषण थोड़ी ना मिलेगा। तो सेम सिचुएशन गरीबों के साथ है कि वो उनका पेट तो भर जा रहा है लेकिन पोषण की कमी रह जाती। तो पहले से ही वो कुपोषित हैं, ऊपर से उनको बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और इतना पैसा भी नहीं है कि वो अच्छे से इलाज करा सकें। तो गरीब लोग जो है ना, उनके जीवन में कोई भी बीमारी आती है तो उनके लिए एक नई चिंता लेकर के आती है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने के पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, जहां एक लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे किसी गांव समाज में जो दिन भर में अपने घर में 4 बार पोछा लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी, वो भी डिटॉल से या फिर और भी जो चीजें होते हों, जिनका घर पक्का होगा वो जानते होंगे कि फर्श पे किस किस चीज से पोछा लगाते हैं लोग। तो मतलब इस तरह से लोग अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे दिन भर उनको जा कर के खेतों में काम करना है या कहीं और काम करना है, तो वो दिन भर में अपने घर में सूखी झाड़ू तक नहीं लगा पाते। ठीक है, तो साफ सफाई की कमी, पीने के पानी की जो समस्या आप सभी के पास जो है, ना तो ट्यूबवेल अवेलेबल है और ना ही तो आप देखेंगे कि नल अवेलेबल है। हालांकि अभी जो है हर घर नल की जो स्कीम है वो चल रही है। हम लोगों के यहाँ भी ये जो हर घर नल वाली व्यवस्था है उसके माध्यम से नल तो आ गया है, लेकिन अभी पानी नहीं आता है। तो आप सोचिए कि मतलब आज भी लोग पानी की जो समस्या है उससे मतलब कि परेशान है। ठीक है, आगे देखें, कह रहे हैं कि और इसलिए उनके बीमार पड़ने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। ठीक है, तो आप देखें कि गरीब लोगों के बीमार होने की संभावना अधिक रहती है। क्यों अधिक रहती है, उसके कारण आपको इस जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि पहले तो पोषण की कमी, ऊपर से अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका ढंग से इलाज नहीं करवा पाते, जिसके कारण वो बार बार बीमार होते हैं। ठीक है, और साथ में पीने के पानी की समस्या भी है, यानी कि ढंग का भोजन भी नहीं मिल रहा है, साफ सुथरा पानी भी नहीं मिल रहा है, घर में साफ सफाई भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक कारक के रूप में काम करती हैं उनके बीमार होने में। आगे देखिए, कह रहे हैं बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और खराब हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहले से ही किसी तरह से गुजर बसर हो रहा था, किसी तरह से पेट पल रहा था, लेकिन जब बीमारी आ गई तो जो पैसे खाने पीने में किसी तरह से खर्च हो रहे थे अब वो सब दवाई में खर्च हो जाते हैं, जिससे उनकी जो हालत है वो और बद से बदतर हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनके प्रति जो अपना नजरिया है वो थोड़ा नर्म रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कह रहे हैं कि कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। यानी कि हर टाइम पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि पैसा ही बाधक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे तो होते हैं लेकिन जो इलाज हमें करवाना था वो इलाज नहीं हो पाता। इसमें एक कहानी दी गई है, अभी हम लोग वो कहानी देखेंगे। और ऊपर से एक और भी बात करें कि उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये एक वैसे भी मतलब कि धारणा टाइप की होती है कि महिलाएं बिना दवाई के ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है, एक मतलब कहावत टाइप की है, बस अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मतलब महिलाएं जो होती हैं ना उनको दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसे ही अपना मतलब कि सारी चीज़ें ठीक से सह लेती हैं, उनकी जो क्षमता होती है सहने की वो ज़्यादा होती है। तो लोग इस तरह की जो मिथ है उससे पहले से ही ग्रसित हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ना उनको जब प्रॉब्लम होती है तो फौरन उन्हें डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र भी कम है, नॉट इवन आदिवासी क्षेत्र, गाँव में भी आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की जो मतलब सुविधा है वो बहुत कम है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। गांव में एक क्लिनिक है,
और वो भी जब देखो तब किसी न किसी से गुस्सा रहते हैं तो ढंग से वो भी दवाइयाँ नहीं देते हैं। ठीक है, तो आगे देखें कि मतलब पहले तो स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी यानी कि जो मतलब कि हैं भी वो भी अच्छी तरह से चलाए नहीं जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। तो ठीक, अगर हमारे यहाँ हमारे गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसको कम से कम 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब कोई ढंग का हॉस्पिटल मिलता है। ठीक है, और ऊपर से लुटाई इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। तो आसपास में ना आपको मतलब कोई ऐसा जो है मतलब प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल मिलने वाला ही नहीं है जिसमें आप ढंग का इलाज करवा सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक महिला को दिखाया गया है। ये जो महिला है ना, ये गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी इन्हें अगर किसी योग्य डॉक्टर को दिखाना है यानी किसी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है तो इन्हें पता नहीं कितने किलोमीटर तक पहले पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जा कर के कोई हॉस्पिटल मिलता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है हमारे यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के। ये देखिए हमने आपको बताया था ना कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं जिसे 2030 में अचीव मतलब 2030 तक अचीव कर लेना है, तो टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स लगाए गए हैं यानी कि 17 जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो रखे गए हैं, जिसमें आप देखें कि जो तीसरा गोल है वो इस वाले चैप्टर में बताया गया है। और तीसरा जो गोल है वो क्या है, वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, एक और जो है हेल्थ से ही संबंधित है तो उसको भी इसी वाले चैप्टर में बताया गया यानी कि टोटल 17 है, जिसमें हमने 2 पहले देखा था यानी कि भुखमरी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, और तीसरा हमने देख लिया कि उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ठीक है, तो सतत विकास का जो लक्ष्य 3 है उसको याद रखें। ये कौन सा लक्ष्य है, कौन से नंबर का है, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस वजह से याद रखें। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया ही नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एग्जैक्टली, तो आप लोग जब खुद कमेंट करेंगे तभी हम आगे उसको बताएंगे। चलिए वो जो कहानी थी, हमको लगता है कहानी हमने ली नहीं है, चलिए हम वैसे ही बता देते हैं। एक व्यक्ति रहते हैं, उनका ना अचानक सा एक्सीडेंट हो जाता है, और जब उनका अचानक से एक्सीडेंट होता है तो उन्हें जो है कई सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 8 सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उनको अपने यहाँ एडमिट नहीं किया। ठीक है, इसी चैप्टर में कहानी बताई गई है। तो जब 8 सरकारी हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट नहीं किया, लगभग 14-15 घंटे बीत गए, अंततः वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर भर्ती हुए और किसी तरह से उनका इलाज हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया। सारी चीज़ें ठीक हुई, जब सब कुछ हो गया उसके बाद उन्होंने वो जो हॉस्पिटल्स थे उनके ऊपर केस कर दिया। ठीक है, तो जब केस कर दिया तो फिर बाद में जो कोर्ट है उनका निर्णय आता है कि स्वास्थ्य जो है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस वजह से आप लोगों ने जिन भी हॉस्पिटल्स ने मिल करके उनका इलाज करने से मना किया है, वो सारे हॉस्पिटल्स उनके जो भी बिल वगैरह आए हैं उनको पे करें, और हमेशा के लिए याद रखें कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है आपको मरीज को बचाना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं केरल का अनुभव। केरल का अनुभव आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में सबसे अच्छा, चाहे एजुकेशन सेक्टर में रैंकिंग हो या फिर हेल्थ के सेक्टर में रैंकिंग हो, सबसे टॉप पे आपको केरल ही मिलेगा। ठीक है, तो वही केरल का एक लिया गया है, एक मतलब पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये हमारे भारत देश का प्यारा सा मैप है। ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि केरल कहाँ पे है। तो ये जो मैप में ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये केरल का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आप देखने वाले हैं केरल के बारे में। क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि 1996 में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से भैया लोग हैं जो 1996 में पैदा हुए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब वो कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन है उसको आगे दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य के पूरे बजट का 40% जो हिस्सा है वो पंचायतों को दे दिया गया। पंचायतें क्या है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो 3 लेवल्स पे काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। तो ये जो स्थानीय स्वशासन है उसका जो लोवेस्ट लेवल है वही है गाँव की पंचायतें या पंचायतें। ठीक है, तो आप जानें कि सरकार का जो तीसरा लेवल है स्थानीय स्वशासन या पंचायतें, उनको लगभग कितना पैसा दिया गया, तो 40%। सपोज दैट राज्य ने जो बजट पेश किया था वो 100 रुपए का बजट था, तो उसमें 40 रुपए जो है वो पंचायतों को दे दिया गया। कह रहे हैं कि इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी पूर्ति कर सकती थी। ठीक है, कह रहे हैं कि इससे गाँव के लिए
पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित संभव हो सके। ठीक है, कह रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के जो काम है उनको सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, तो अब सोचें कि गांव में जो है जब फंडिंग हुई तो इस तरह से लोगों के मन में विचार आए। आगे आपसे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया, इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल तो रह ही जाता है। आप मतलब एकदम सब कुछ परफेक्ट नहीं होता एग्जैक्टली। कह रहे हैं कि जैसे कौन सी मतलब समस्याएं बनी रहे, तो दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। ठीक है, इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है और फिर ये सब जानकारी के लिए आप जाकर के ये वाली वेबसाइट जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, हम आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताते रहे हैं। आप जाकर के जब ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ है, तो आप एक बार उस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें। उससे जो है ना जो कुछ छूटे बिछड़े पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो फिर लगभग कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो अब हम लोग एकदम समापन की ओर हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर ही था। अब अभी हमने भारत देश के भीतर एक राज्य था केरल, उसको देखा। अब हम लोग भारत देश के बाहर किसी दूसरे देश की तरफ चलते हैं। एक उदाहरण वहां का लिया गया है, तो ये कोस्टारिका एक कंट्री है, वहां का उदाहरण लिया गया है। ठीक है, तो आप देखें कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, तो ये जो मध्य अमेरिका है उसका सबसे जो हेल्दी कंट्री है वो माना जाता है कोस्टारिका को। क्यों माना जाता है, तो इसके आगे यहाँ बता रहे हैं कि इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वो उनके संविधान में निहित है। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट है क्यों आज ये हेल्थ के मामले में इतना मतलब अच्छा है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो उनके संविधान में ही निहित है। क्या इनके संविधान में ऐसा क्या है, तो आपसे बता रहे हैं कि कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कौन सा निर्णय था वो, तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो सेना पे बेवजह का खर्चा है हम उसको ना करके क्या करेंगे, वो जो पैसा है उसको स्वास्थ्य के जो क्षेत्र हैं वहां पे खर्च करेंगे। ठीक है, आगे देखें कि कह रहे हैं कि कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए, यानी कि कोस्टारिका जो देश है उनकी गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आप अपने देश का, अपने आप कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो मतलब वहाँ के रहने वाले नागरिक है ना उनका हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब पॉइंट एकदम सही भी है। आगे देखें, कह रहे हैं कि इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी लगा उनको, और कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए जो मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं हैं वह भी देती है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वो मूलभूत सुविधाएं कौन सी हैं, तो जैसे पीने के लिए सुरक्षित पानी, ठीक है, यानी कि गंदा पानी पीने की नौबत ना आए, सफाई ठीक ठाक से रहे, पोषण युक्त भोजन मिले और आवास की जो सुविधा है वो भी हो, यानी कि स्लम बस्तियों में रहने के लिए कोई बाध्य ना होने पाए। आगे देखें, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। ठीक है, तो ये कोस्टारिका का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे वो मध्य अमेरिका में सबसे हेल्दी कंट्री मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है, क्योंकि सरकार ने वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कदम उठाए। उन्होंने अपने यहाँ फालतू जो सेना पे खर्चा है उसको ना करके हेल्थ पे जो है ध्यान दिया है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, तो कह रहे हैं कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है, क्या कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो आप देखें कि मौलिक कर्तव्य की बात की गई है हमारे संविधान के भाग 4 से। आगे देखिए, एक और जो है हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक और गोल दिया गया है, गोल नंबर 6, और जो गोल नंबर 6 है वो क्या कहता है, तो वो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब देखें उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना उसमें हर साल मैच द फॉलोइंग करके इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक साइड गोल 1 2 3 4 कर देते हैं और दूसरी साइड मतलब उसको मैच करना रहता है कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल है। जैसे आपने देखा कि जो 6ठे नंबर का गोल है वो क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जल और स्वच्छता। ठीक है, अब देखिए
हमने कई सारे शब्दों को देखा, जैसे हमने देखा सार्वजनिक, निजी, चिकित्सा, संचारणी बीमारियां और ओपीडी, ये सारे दरअसल इसी चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन उससे मतलब कोई इस टाइप का पॉइंट नहीं था जिससे कोई क्वेश्चन बन सके। और साथ में ये जो शब्द संकलन है वो मतलब लास्ट में दिया ही था, इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ से आपको मिल ही जाएंगे, तो बेवजह के क्वेश्चंस क्या वन लाइनर टाइप के बनाए जाएं। तो चलिए देखिए क्या कह रहे हैं शब्द संकलन में। तो ये सारे चैप्टर में ही आए हुए हैं शब्द, जिसमें सार्वजनिक तो आपने देखा ही थे, ठीक है, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बारे में आपने देखा। तो हम देख लेते हैं कि सार्वजनिक क्या है एग्जैक्टली, क्या कह रहे हैं आपसे। तो सार्वजनिक क्या है, तो वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्या है, जो सरकार के द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्य है उसे हम कहते हैं सार्वजनिक कार्य। फिर अगर वो हेल्थ के क्षेत्र में है तो वो मतलब सरकारी सुविधा है हेल्थ को लेकर के, अगर एजुकेशन के क्षेत्र में है तो हम लोग मान लेते हैं कि सरकारी जो सुविधा है वो एजुकेशन के क्षेत्र में है, जैसे सरकारी विद्यालय। फिर आप देखें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेलीफोन सेवाएं भी इसमें शामिल हैं और हेल्थ और एजुकेशन तो है ही। आगे देखें, कह रहे हैं कि लोग इन सेवाओं की डिमांड कर सकते हैं, यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल भी उठाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो सरकारी सेवाएं हैं अगर उसमें लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो नागरिक होने के नाते आप उन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो दूसरा जो शब्द है वो है हमारा निजी, ठीक है। तो निजी क्या होता है वो देखिए, तो हमने देखा कि जो सरकारी चीजें हैं उसमें सभी के लिए है और साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मुफ्त हो, या मतलब कि कम से कम फायदे की बात तो बिल्कुल ना हो। जबकि आप देखेंगे जो निजी व्यवस्था है ना उसमें क्या है, तो वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी के द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित की जाती, ठीक है। तो आप देखेंगे जो प्राइवेट चीजें हैं ना वो अपना लाभ देखती है, अपने मुनाफे के लिए ये सारे काम करती हैं, जबकि जो सरकारी क्षेत्र है वो मतलब कि उनका लाभ से कोई मतलब नहीं है, सबका हित हो सके इसके रूप में वो काम करती हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है भैया चिकित्सा पर्यटक, ठीक है। पर्यटक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो लोग बाहर से आते हैं घूमने टहलने, और चिकित्सा तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू होगा उनको तो उसी को ठीक कराने के लिए आए हुए हैं, ठीक। तो ये जो चिकित्सा पर्यटक हैं वो कौन है, तो ऐसे लोग, ऐसे विदेशी जो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं चिकित्सा पर्यटक। तो आप सबको पता होगा या ना पता हो तो भी जानिए कि जो कैंसर का इलाज है वो विदेशों के तुलना में, अर्थात अगर आप अमेरिका में जो है कैंसर का इलाज कराएं तो जो मतलब कि वहाँ की अपेक्षा भारत देश में उसका जो इलाज है वो काफ़ी सस्ते में हो जाता है। तो अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि जो अमेरिका के नागरिक हैं वो हमारे यहाँ आते हैं कैंसर का उपचार करवाने के लिए, तो वो जो नागरिक अमेरिका से हमारे यहाँ कैंसर का उपचार कराने के लिए आए वो हमारे यहाँ क्या कहलाएंगे, वो हमारे यहाँ चिकित्सा पर्यटक कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या है चिकित्सा पर्यटक, तो ये वो विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वसनीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पता चला प्राइस कम है यानी कि मूल्य कम है और आपने अच्छी फैसिलिटी भी नहीं दी, तो ऐसा नहीं है। कम जो है फीस भी लगे और अच्छी सुविधा भी मिले तो जो है लोग फिर बाहर से हमारे यहाँ आते हैं अपने हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कराने। आगे देखें, और जो बीमारियां हैं उनकी बात दी जा रही हैं, तो आप देखेंगे कि दो प्रकार की बीमारियां भी हैं, एक तो संचारित बीमारियां और दूसरे हैं गैर संचारित। तो जो मतलब कि संचारणीय बीमारियां हैं वो एक दूसरे के स्पर्श से, हवा से, किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती हैं, जबकि जो गैर संचारणीय बीमारियां हैं वो एक दूसरे को स्पर्श से, छूने से, छींकने से, इस तरह से एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। तो आप देखें जो संचारणीय बीमारियां हैं क्या है, तो ये वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती हैं, और माध्यम कैसे हैं, जैसे पानी, ठीक है, आपने पानी पिया, पानी पी करके रख दिया, दूसरा वाला व्यक्ति आया उसको पी लिया, हो गया उसको, फिर और भोजन हो गया, हवा हो गया इत्यादि, ठीक है। तो जो मतलब कि ऐसी बीमारियां जो छींकने वगैरह से भी, समझ लीजिए कि जो वायरल प्रॉब्लम्स हैं वो जो चीजें हैं वो आपको संचारित बीमारियों में आ जाएंगी। आगे देखें ओपीडी, तो कई सारे लोग होंगे जो हॉस्पिटल में गए होंगे, उन्होंने ओपीडी देखा होगा, मतलब कि लिखा हुआ देखा होगा ओपीडी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता होगा, ठीक है। तो आप देखिए ओपीडी क्या है,
तो इसका फुल फॉर्म पहले दिया गया है कि यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये जो OPD है वो क्या है, वो है बाह्य रोगी विभाग या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कह रहे हैं कि अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को OPD में ले जाया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई विशेष वार्ड में आपको भर्ती किया जाए उसके पहले आपको पहले यहीं पे ले जाया जाता है। आगे देखें, एक और जो है बात आ गई है नैतिक आचार। तो हमने देखा था ना कि जो नैतिक आचार संहिता है डॉक्टर्स के लिए कि वो मतलब कि जेनरिक मेडिसिन को ही रिकमेंड करें अपनी पर्ची में, तो वही यहाँ पे आया है। नैतिक आचार क्या है, तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला जो नैतिक सिद्धांत है उसे हम नैतिक आचार कहते हैं। ठीक है, अब वो वाला आचार नहीं, पता चला आप खाने वाला आचार समझ लें। और कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अपने टीचर को आचार्य कहा है, तो हम लोग जब छोटे थे तो एक विद्यालय था, वहाँ पढ़ने जाया करते थे, तो वहाँ पे सारे टीचर्स को आचार्य कहा जाता था। लेकिन अब हम लोग बच्चे थे तो आचार्य नहीं कहते थे, हम लोग आचार्य कहते थे। अब जब देखते हैं तो ये याद आता है कि हम लोग मतलब कैसे टीचर को आज हम लोग सर वगैरह कहते हैं ना, सर मैम, इस तरह से उस टाइम पे आचार्य जी कहा जाता था और हम लोग आचार्य जी कहा करते थे। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि जेनेरिक नाम क्या है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ बता दिया गया है। तो कह रहे हैं कि दवाइयों के रासायनिक नाम, तो जेनरिक नेम क्या है एग्जैक्टली, तो दवाइयों के केमिकल नेम है। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में हेल्प करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना जेनरिक मेडिसिन का, ये आप याद रखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पीसीएस खूब पूछता रहा है जो NCERT में दिए रहते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल दिया गया है, एक तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है एस्पिरिन। हो गलत बता दिए, एक सेकंड, ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ना, ये एस्पिरिन का जेनेरिक नेम है। ठीक है, तो जो एस्पिरिन है उसका जो है ये जेनेरिक नेम है कौन सा, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने देखा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस टाइप वाला बात यहाँ पे आ गई। तो आप इसको देख लें भैया कि एस्पिरिन का जेनेरिक नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स थे आज की वीडियो में। अब कुछ कहानी दी हुई थी, एक कहानी दी हुई थी कि दो बच्चे रहते हैं, दोनों बच्चों को वायरल फीवर हुआ रहता है। एक पेरेंट्स जो है यानी कि एक के पापा उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और दूसरे के पापा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दोनों बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो फिर बातचीत करते हैं, बताते हैं कैसे वो सरकारी हॉस्पिटल में गया था, तो उसके लिए क्या सुविधाएं थी। पहले उसको खूब लंबी सी लाइन में लगना पड़ा था, तो इवन उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपने पापा के सहारे टिक के खड़ा हुआ था। लेकिन डॉक्टर्स ने जो है उसका थोड़ा सा चेकअप वगैरह किया और उसको एक गोली दे दी कि भैया कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, बस ये गोली खिलाओ ठीक हो जाएगा। जबकि जो दूसरा वाला बच्चा था वो थोड़ा मतलब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके पापा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा था, एकदम आलीशान होटल जैसा वो हॉस्पिटल था। लेकिन डॉक्टर ने उसको भर भर के ढेर सारी जो दवाई है वो दे दी और बार बार फिर आते जाते रहने को अलग से बोल दिया। तो दोनों बच्चे जो है वो आपस में डिस्कशन करते हैं कि मतलब उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई और क्या अनुभव रहा वो बताया। तो उसी के बाद से फिर चैप्टर शुरू हुआ था, सरकारी चीज़ें क्या हैं और प्राइवेट चीज़ें क्या हैं। तो लगभग वो सारे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि सबसे अच्छी जो समझ है वो आपको तभी होती है जब आप एक बार क्वेश्चंस देखें और साथ में अगर किसी ने जो बताया है उसको देखें और उसके बाद जाके मतलब कि जो चैप्टर है उसको खुद से पढ़ लें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ना सही एक बार वैसे ही अगर रीड कर लेंगे तो आपको चीज़ों की जो समझ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।